नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। बिहार की राजनीति में जब तक खेला नहीं होता तब तक राजनीति नहीं लगती है। अब देखिए ना, पहले एनडीए की प्रचंड जीत, उसके बाद मंत्री पद की शपथ और अब एक और खेला हो गया है। खेला ये हुआ है कि अब गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। वही गृह मंत्रालय जिसको 20 साल से नीतीश कुमार खुद संभालते आ रहे थे। गृह मंत्रालय सत्ता का दिल माना जाता है। सारी पावर उसके अंदर, चाहे वो पुलिस, इंटेलिजेंस और कई ऐसी पावर, जो मेन पावर की बात कर रहे हैं, वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है। लेकिन अब वही पावर सीएम नीतीश कुमार बने, लेकिन ये जो पावर है, गृह मंत्री वाली जो पावर, जो मंत्रालय है, वो सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। अब इससे कई सवाल सामने आ रहे हैं। क्या ये दे दिया गया, आपसी सहमति से लिया गया, छीन लिया गया नीतीश कुमार से? और ऐसे कई सवाल अब उठने लगे हैं। तो आज इनसाइड स्टोरी में इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं सवालों को खोलेंगे और इसके जवाब हम लेंगे। हमारे साथ इस चर्चा पर मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। आखिर ये क्या हुआ? गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया गया। 20 साल से नीतीश कुमार इस कुर्सी पर बैठे हैं और इसको संभालते आ रहे हैं, लेकिन क्या छीन लिया गया, ले लिया गया, आपसी सहमति से दे दिया गया? ये क्या हुआ? आपके सवाल के जवाब पर आऊं उसके पहले आप उस दृश्य को याद कीजिए जो पटना के गांधी मैदान में 20 तारीख को दिखाई पड़ रहा था, जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। उस समारोह में एक बारगी ये एहसास हो रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है जी। बड़ा सा मंच लगा था और उस मंच पर विराजमान थे वो तमाम मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न सरकारें जो हैं राज्यों में वहाँ से आए हुए थे। केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी गठबंधन के साथ, उसके तमाम बड़े मंत्री वहाँ मौजूद थे, प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। और उसी दिन ये बहुत आसानी से समझ में बात आ गई थी कि यहाँ के बाद का जो रास्ता है वो नीतीश कुमार का रास्ता नहीं है, वो बीजेपी का रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है। और आज जो लिस्ट सामने आई है गवर्नर साहब के द्वारा अग्रसारित होने के बाद, वो लिस्ट मंत्रालयों के पोर्टफोलियो के, वो तो बस उसी गांधी मैदान वाले दृश्य की अगली कड़ी है। देखिए, आपने खुद बताया कि पिछले 20 सालों में नीतीश बाबू के पास गृह मंत्रालय रहा, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है, वो ये है कि पिछले 20 साल उन्हें एक नाम मिला और वो था सुशासन बाबू। सुशासन बाबू एक ऐसा नाम है जो उनके साथ चस्पा हो गया है। वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद से जो सरकार बनाई साल 2005 में, उसने पहला काम किया कानून व्यवस्था को सुधारने का। और जंगल राज कह करके ही आप महागठबंधन और आरजेडी को साइड कर सकते हैं, राजनीतिक तौर पर धकेलते हैं पीछे, और सुशासन कह करके आप नीतीश बाबू के उस स्वर्णिम पक्ष को दिखाते हैं। लेकिन आज वो पक्ष जो है उनके पास अब नहीं रहा। और जो सुशासन बाबू जिस वजह से वो कहलाए, और ये बात हकीकत है कि तमाम जो काम हुए उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा काम जो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है वो है कानून व्यवस्था का, जिसे उन्होंने दुरुस्त किया। और ये आम तौर पर वहाँ के सामान्य लोग मानते हैं बिहार के। और बार बार ये कहा जाता है कि महिलाएं बहुत वोट देती हैं, तो उसके पीछे एक वजह ये भी है। तमाम चीज़ें दूसरी हैं ही कि भाई पैसे दिए जाते हैं, वजीफ़े दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप वहाँ की महिलाओं में इस बात को पाते हैं कि वो कहती हैं कि हमारे लिए अब घर से बाहर निकलना मुश्किल नहीं है। पहले शाम होते महिलाएं तो छोड़ दीजिए, पुरुष घर वापस चले आया करते थे गांव में, और शहरों में महिलाएं 6 बजे के बाद बाहर नहीं आती थी। वो स्थिति को ख़त्म किया तो सुशासन बाबू ने ख़त्म किया। और कैसे ख़त्म किया? तो गृह मंत्रालय उनके पास था। ये गृह मंत्रालय अब नीतीश कुमार के पास नहीं है, वजह जो भी हों, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने पूरे इतिहास में जनता दल यूनाइटेड सबसे ज़्यादा सीट आज लाकर खड़ी है। 85 सीटें। कल्पना भी नहीं थी उसे कि इतनी सीटें आएंगी। और आज सबसे ज़्यादा
अगर वो अप्रासंगिक दिख रही है तो सबसे ज़्यादा सीट लाने के बावजूद मात्र 43 सीट पिछली दफ़ा साल 2020 में, फिर भी मुख्यमंत्री का पद भी और गृह मंत्रालय भी बिल्कुल, और उसके पहले तो था ही, लेकिन आज ऐसा वो नहीं कर पाए। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसके हिसाब से ये युग भारतीय जनता पार्टी का है, वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी का है जो बिहार में अब तय होगा। और धीरे धीरे जिसको कहते हैं कि पटाक्षेप की तरफ, सनसेट की तरफ कोई बढ़ता है, वैसे ही नीतीश प्रशासन अब बढ़ रहा है, क्योंकि जो की फैक्टर्स हो सकते हैं सरकार में वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ज़्यादातर सहयोगी के तौर पर और जो लोग जुड़े हैं उनके पास भी बहुत इम्पोर्टेंट मंत्रालय मिले हैं, बिल्कुल नहीं है, मिले हैं। अच्छा, वो उनके उनको भी नहीं मिले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे महत्वपूर्ण और थोड़े कम महत्वपूर्ण मंत्रालय जेडीयू के पास, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है, आप उस लिस्ट को देखिए, उस लिस्ट में साफ दिखाई पड़ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी बिहार की संभाल ली है। तो क्या ऐसे में ये मतलब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो पावर है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, बीजेपी के आगे वो झुकते जा रहे हैं, या पावर को लेकर जब चर्चाएं चल रही हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो ताकत है वो दिन ब दिन घटती जा रही है? सीएम तो बन गए पर पावर उनके पास वैसी नहीं रही। जाहिर है कि सीएम बनने के बाद तो उनके पास क्या क्या मंत्रालय आते हैं इस पर निर्भर था। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उनको दिया गया जो आईएएस और आईपीएस को देखता है। अब आईपीएस को तो देखेगा नहीं क्योंकि वो तो गृह विभाग के अंदर आते हैं। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस और तमाम दूसरे अधिकारी हैं, वो आ जाएंगे। उसके अलावा उनके पास कैबिनेट सचिवालय है और उसके अलावा कुछ और 2-4 छोटे मंत्रालय हैं और फिर जो मंत्रालय किसी का नहीं है वो उनका है। प्रश्न ये है कि इस तरह की जिम्मेदारियों से वो एक फिगर हेड लगते हैं, एक रस्मी तौर पर मुख्यमंत्री बना दिए गए, लेकिन असली ताकत जो है वो कहीं और है, ये स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 2 वजह हो सकती हैं। एक तो उनका स्वास्थ्य बहुत माकूल नहीं है और ये बात सब लोग जानते हैं, और दूसरी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी, आप किसी भी राज्य में देखिए, बिहार की बात अलहदा रखिए, अभी हर वो राज्य जहाँ पर पार्टनर्स थे वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती दर्ज कराई है और एक तरह से उसने सत्ता संभाल ली है। जैसे महाराष्ट्र बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। महाराष्ट्र में इस बात को लेकर चकचक हुई कि भाई कौन आखिरकार मुख्यमंत्री बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं स्वीकारा उद्धव ठाकरे को। वो मुख्यमंत्री बनी और बन करके उसने भले ही इंतज़ार किया, उसने उद्धव ठाकरे कांग्रेस से जाके मिल गए और फिर मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो सरकार 2-2.5 सालों में गिर गई। और उसके बाद से फिर चुनाव हुए कुछ दिनों बाद। पहले तो उन्होंने शिंदे को बनाया, लेकिन जब चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे आए तो देखिए फिर से फडणवीस बने। बिल्कुल। तो उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया। और इतना ही नहीं, 2014 के बाद उन्होंने नए नए फ्रंटियर्स खोले हैं अपने लिए। जैसे कि आप देखिए कर्नाटक, वहाँ एक मजबूत उपस्थिति है, वो सरकार में नहीं है फिर भी सबसे मजबूत हैं वहाँ। आप देखिए नया फ्रंटियर उन्होंने जो खोला है तेलंगाना में, आज मुख्य विपक्ष हैं वो, एक मजबूत फ्रंटियर। उड़ीसा में आइए, उड़ीसा में आप पाएंगे कि वहाँ सरकार उन्होंने बनाई और एक लंबा कार्यकाल नवीन पटनायक का था, उसे तोड़ करके उन्होंने अपनी जगह बना ली। आप पश्चिम बंगाल देखिए तो कहाँ सीपीएम और कहाँ कांग्रेस मुख्य विपक्ष के तौर पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी। आप असम जाइए तो आप पाएंगी कि वहाँ वो राज्य आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर नामो निशान कांग्रेस का मिटा देने पर आमादा है। जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही है, चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तो एक अग्रेसिव तरीके से वो शासन सत्ता चलाने वाली पार्टी है। और देर सवेर हर वो व्यक्ति जो सहयोगी है, हर वो दल जो सहयोगी की भूमिका में है, उसे वो ताप महसूस होता है, वो ताप महसूस होता है और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल में आ जाती है। और एक उदाहरण के तौर पर आप इस बात को ले सकती हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में
240 सीटें आई। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 दूर तो कैसे बनता है बहुमत, तो 16 सीटें टीडीपी की आती हैं, 12 सीटें आती हैं नीतीश बाबू की और 5 चिराग पासवान की। महाराष्ट्र को अगर छोड़ भी देते हैं इस तरह से वो, लेकिन जो सरकार चल रही है, कहीं आपको एहसास होता है क्या कि ये अल्पमत की सरकार है, ये गठबंधन से बनी है? जी नहीं, जरा भी एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी दफे भी पूर्ण बहुमत लाई है और उस तरह से उसी हनक के साथ चल रही है। टीडीपी ने अपने आप को पूरी तरह से भाजपामय कर लिया है और जनता दल यूनाइटेड की क्या स्थिति है वो आपने देख ली। भले ही जनता दल यूनाइटेड पर केंद्र की सरकार निर्भर है, लेकिन यहाँ वही हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने चाहा। तो इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में आज की तारीख में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। सम्राट चौधरी उनके सबसे बड़े चेहरे हैं। सम्राट चौधरी उस वर्ग से आते हैं जो कि यादवों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक कहलाता है, कुशवाहा का, और उनको मौका देकर के एक तरह से सुनिश्चित कर दिया है बिहार में अब बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी है और उनकी जो ताकत है उसका फेस जो है वो सम्राट चौधरी है। और अगर आपके पास पुलिस है तो फिर जाहिर है कि किसी के लिए भी आपके पास सारी वो पावर्स हैं जो आप बहुत आसान नहीं होगा सब कुछ। बिल्कुल। आप विधायक भाग जाते हैं तो कहाँ भागेंगे, अब कहाँ भागेंगे? हाँ, तो वो हो गया। और कई दफ़े होता है कि जो प्रशासन का अपना एक हनक होता है उससे चीज़ें काम बनती चली जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को महसूस करती थी कि उसके पास ये जो नहीं है विभाग, इस कारण से वो उस तरह से कभी सत्ता में आ नहीं पाएगी। आज पुलिस उनके पास है, तो आप सत्ता में रहते हुए जो उनको एहसास था कि हम सत्ता में क्या हैं जब हमारे पास गृह विभाग नहीं है, आज वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। पहले वित्त विभाग और उसके बाद अब गृह विभाग सम्राट चौधरी को दे दिया गया और ये दोनों ही ऐसे विभाग है जिसपे पूरी सत्ता की जो नब्ज है वो चलती है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विभाग कहा जाता है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि क्या सम्राट चौधरी को बिहार का अगला किंग या फिर किंग मेकर बनाया जा सकता है, या उस फिगर को वो कहीं ना कहीं फिगर पर आते दिख रहे हैं? देखिए, वित्त विभाग तब दिया गया था जब पिछली दफा गृह विभाग रखने पर आमादा हो गए थे नीतीश कुमार। उन्होंने कह दिया था कि हम नहीं देंगे गृह विभाग, पर इस बार बड़े ही आसानी से उन्होंने दे दिया, तो इसीलिए शायद कि वो अप्रासंगिक हैं। अच्छा। क्योंकि उनके आंकड़े इतने नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वो रोक ले, वो सरकार बना सकती है अपने दम पे। और ये भी गारंटी नहीं है कि सारे के सारे विधायक जो जीत कर जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर आए हैं कल को उनके साथ रहेंगे क्या, उसमें से कहीं कुछ टूट करके जेडीयू की तरफ तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो नहीं चले जाएंगे। ये सब कुछ कयासों के दायरे में है, लेकिन इस बात की संभावना है जब पुलिस हाथ में होती है तो ये सब चीज़ें बहुत आसान नहीं है कि छोड़ करके आप हमें चले जाइए। बहुत सी चीज़ें होती हैं। हर व्यक्ति जो आज की तारीख में विधायक बना है, ज़्यादातर लोगों के खिलाफ मामले हैं, पुलिस में आपराधिक मामले हैं। तो आप जानती हैं कि जब किसी विधायक के पास आपराधिक मामले हैं तो जाहिर है कि अगर पुलिस विभाग आपके पास है तो जाहिर है कि वो कंट्रोल का एक माध्यम भी होता है। इसीलिए अब पलटू जो चाचा कहे जाते थे कि वो तुरंत चले जाते थे और उधर सरकार बना लेंगे जी, 2 बार उन्होंने ऐसा किया। नीतीश कुमार के लिए वो सब संभावनाएं भी बंद हो गई हैं। अब उनके लिए एक कतई आसान नहीं होगा क्योंकि जो कंट्रोल है वो ज़बरदस्त होगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल हो गया, तमाम चीज़ें हैं। पर मैं एक और पक्ष देख रहा हूँ और वो है मुस्कान ये कि नीतीश कुमार की एक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने अचानक से एक पुलिस का इकबाल कायम किया था। एक कंट्रोल और एक कानून व्यवस्था की जो एक ज़रूरत थी बिहार को, उसको कायम किया था उन्होंने सरकार में आते ही। उन्होंने आपको याद होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाए, त्वरित जिससे न्याय मिल सके। उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड दिया और उससे कोई दबाव, इंटरफेरेंस नहीं हो उनके ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने की और उससे क्या हुआ कि कानून व्यवस्था एक बेहतर स्वरूप उभर कर सामने आया। अब क्या होगा कि नीतीश बाबू से
तुलना होगी सम्राट चौधरी की। क्या वो ये पद उस तरीके से संभाल पाएंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार ने और हर बार कोई न कोई कहता नजर आएगा, अगर कोई घटना भगवान न करे घट जाती है, कि अगर वो होते तो ऐसा ना होता। तो ये एक ऐसी चीज होगी सम्राट चौधरी के लिए, ये कांटों भरा ताज है। आप बता रही हैं कि वो किंग हो सकते हैं, वो किंग मेकर भी हो सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के वही चेहरे बन जाएं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तब तो ठीक है, वरना अगर कुछ ऊंच नीच होता और भारतीय जनता पार्टी को सरकार लीड करने का अवसर मिलता है, तो संभव है कि मुख्यमंत्री पद के भी चेहरे सम्राट चौधरी ही हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त ये देखा जाएगा कि जिस तरह से अभी तक चलाया गया है प्रशासन, क्या नीतीश कुमार की तरह प्रशासन वो चलाने में कामयाब है। मैं सीमांचल में जब था तो मैं ये पा रहा था कि चुनाव कवरेज के दौरान कि वहाँ मुस्लिम आबादी भी नीतीश कुमार पर एतबार करती है, भरोसा करती है, और कहती है कि नीतीश कुमार में कोई गड़बड़ी नहीं है, वो एक अच्छे आदमी हैं। और देखिए उनके कार्यकाल में कभी कोई दंगा नहीं हुआ। लालू यादव ने दंगा नहीं होने दिया, लेकिन ये तो कहा ही जाता है कि लालू यादव तो मुसलमानों का वोट लेते हैं, इस कारण से मुसलमानों ने नीतीश को जब जब भी वो बीजेपी के साथ रहे वोट नहीं किया। फिर भी उन्होंने ये ट्रस्ट हासिल करने में सफलता हासिल की कि भले मुझे आप वोट दें ना दें, लेकिन जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक नज़र से सबको देखेगा। तो वो जो महफूज शब्द है उसका इस्तेमाल करते हैं मुस्लिम समुदाय वाले। वो लोग कहते हैं कि हमें तो नीतीश से कोई शिकायत नहीं थी। ये तमाम ऐसी उपलब्धियों जो हासिल की गई नीतीश कुमार के द्वारा कंपेयर की जाएंगी सम्राट चौधरी से, तो और इसीलिए उनके लिए टास्क बहुत बड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में एक उभरता हुआ ज़बरदस्त मजबूत इलेक्टोरल फोर्स है, और उसके सीट्स पर वो खड़े हैं बिहार में। और ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है, लगातार केंद्र भी स्क्रूटनी करेगा। पर प्रश्न यही है कि जनता दल यूनाइटेड धीरे धीरे अपने सबसे बेहतर काल में स्पष्ट दिख रहा है कि वो धीरे धीरे संसद की तरफ जा रहा है। नीतीश कुमार के बाद क्या उनकी पार्टी उसी तरह से रहेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी एक ज़बरदस्त विकल्प है उनके विधायकों के लिए, उनके वर्कर्स के लिए। वो उनकी तरह पार्टी में रिप्रेजेंटेशन देता है। जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी सबसे बेहतर पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड है। तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनकर के तैयार हुआ है कि अगर मान लीजिए, और ऐसा भगवान न करे हो, लेकिन नीतीश कुमार बीच में अगर पदत्याग कर देते हैं, फर्ज करें एक, तो वो तमाम वोट बैंक और वो समर्थन और वो विधायक इधर ही रह जाते हैं, वो तेजस्वी की तरफ नहीं जाएंगे। और इसकी व्यवस्था हो गई है। सरकार चलाने की जिम्मेदारी आ गई है भारतीय जनता पार्टी के पास। न केवल आप गृह विभाग की तरफ देख रही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उनके पास लैंड रेवेन्यू है और खनन है। अब खनन, बिहार में बालू बहुत ज़्यादा, बालू का जो ट्रेड है, व्यापार है, बहुत सबसे ज़्यादा होता है, और खनन तो कुछ है ही नहीं बिहार में, और वहीं से राजस्व आता है सरकार को, वो विभाग उनके पास है। इस तरह से आप देखिए इंडस्ट्रीज जो है वो पहले भी था, अभी दिलीप जायसवाल के पास है, स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे के पास है, गृह विभाग मंगल पांडे के पास है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट विभाग सरकार चलाने के लिए होते हैं वो सब बीजेपी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। उन जेडीयू के पास भी अहम विभाग हैं, जैसे बेरिन चौधरी के पास ऊर्जा विभाग है, या फिर विजय चौधरी के पास विभाग है, ग्रामीण विभाग दिया गया है अशोक चौधरी को। लेकिन ये ऐसे विभाग हैं जो कि अच्छे विभाग तो माने जाते हैं, लेकिन जो निर्णायक विभाग है वो सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार हैं और पावर बीजेपी वाला मॉडल आगे बढ़ रहा है और ये उसी की तरफ जा रहा है? मतलब सीएम नीतीश कुमार, चेहरा वो, और एक दिखावटी पावर, लेकिन जितनी पावर है वो सब बीजेपी के पास जा रही है और वही कैरी फॉरवर्ड होगी अब। जी हाँ, ये स्पष्ट दिख रहा है। और ये एक केवल बिहार के लिए नहीं है, एक लार्जर डिज़ाइन है, एक लार्जर डिज़ाइन है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से, जैसे हिंदी पट्टी में वो काबिज है, बिहार में भी आप जैसा देख रही हैं उनके पास ही शासन सत्ता की बागडोर रहेगी। उत्तर प्रदेश में है ही है,
उधर असम में है ही है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है। तो आप देखिए कि पूरी हिंदी पट्टी हो जाती है और यहीं से उनका मेजर सपोर्ट बेस आता है। अक्रॉस द विंध्य पर्वतमाला के उस तरफ दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ पर थोड़ा कम है। कर्नाटक में उसकी मौजूदगी है, हालांकि अभी सिद्धरमैया की वहाँ सरकार है, लेकिन कर्नाटक में उसकी मौजूदगी है, लेकिन तमिलनाडु में बहुत जोर लगा रहे हैं। आप देख रही होंगे कि किस तरह से लगातार यात्राएं प्रधानमंत्री गृह मंत्री की होती रहती हैं। आप देखिए कैसे पूर्वी छोर जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल हो गई है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी केवल बिहार पर काबिज होने के गरज से नहीं, बल्कि उसका एक जो लार्जर डिज़ाइन है 2029 के चुनाव के पहले, ऐसा मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। और उसमें सबसे मददगार ये हो रही है कि कांग्रेस धीरे धीरे जो है अपनी चमक जो है पूरी तरह से खो चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रीजनल पार्टीज़ के पास रह गई है। अब देखिए इसके बाद कौन से चुनाव है। इसके बाद चुनाव होंगे तमिलनाडु के, वहाँ एक रीजनल पार्टी है जो कि टक्कर लेगी डीएमके। इसके बाद है पश्चिम बंगाल में चुनाव, वहाँ कौन है, वहाँ उस क्षेत्रीय दल हो सकता है कि उसका राष्ट्रीय दर्जा हो, लेकिन वो बंगाल की सीमित पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो टक्कर लेगी। कांग्रेस का जो डेसिमेशन हुआ है वो सबसे बड़ी मददगार फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रही है। और आप देखिए कि वो एक तरह से मदद ही कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। 60-61 सीट बिहार में ले लिया, मात्र 6 जीत करके आए, सारी सीटें वो जीत गई एनडीए। तो इस तरह से आप पा रही हैं जहाँ जहाँ सीधी टक्कर होती है वहाँ वहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कांग्रेस हार जाती है। चाहे वो हरियाणा की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए। मात्र एक हिमाचल है जहाँ पर सीधी टक्कर में इस बार जीतने में वो सफल हुए हैं, वरना तो हर जगह जो है वो भारतीय जनता पार्टी। तो एक तरह से कांग्रेस का धीरे धीरे पटाक्षेप जो हो रहा है वो भी रीजनल पार्टीज़ को बहुत कमज़ोर कर चुका है। और इस कारण से ऐसा लगता है कि ये जो विपक्ष का पूरा हिसाब किताब है, लगता है कि मौजूदा विपक्ष जो है वो उसका तो खात्मा एक तरह से हो गया है और नए विपक्ष को अभी आने में इंतज़ार है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। बहुत कोशिश किया था प्रशांत किशोर ने इस बार, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ आपने देखा। हालांकि एक चुनाव से चीज़ें तय नहीं होती हैं, बिहार में भी एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव ऑपोजिशन में भी ज़रूरत है। वहाँ पर भी जिस तरह से तेजस्वी यादव नए वोट जोड़ नहीं पा रहे हैं, नए लोग उनके साथ जुड़ नहीं रहे हैं, उन्हें वहाँ पर भी एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में क्या होता है देखें, लेकिन फ़िलहाल तो ये स्थिति है। और आप जानती हैं बिहार तो एक तरह से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा लकी साबित हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी अगर 15-20 सीट कम आ जाते तो उन्हें सरकार चुनाव बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। बावजूद इसके कि चंद्रबाबू साथ आ जाते, वो 240 पर थे, लेकिन बिहार ने 40 में से 31 दे दिया उन्हें और तेजस्वी हार गए, दोबारा से फिर हार गए। और ये जो दोनों जो हार हुई है तेजस्वी की, आप ये समझिए अगर वो जीत गए होते इस बार तो बंगाल के चुनाव, तमिलनाडु के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव में दूसरी ऊर्जा से ऑपोजिशन लड़ता। लेकिन उनकी हार ने एक तरह से और भी कॉन्फिडेंस हौसले कम कर दिए। और ऐसे में अगर इस तरह का पोर्टफोलियो वितरण हुआ है तो जाहिर है कि ये तो होना ही। अब एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, बिहार में गृह मंत्रालय बीजेपी को मिलना, क्या आने वाले 2025 का गृह मंत्रालय जब सम्राट चौधरी को मिला, तो क्या आने वाले समय में बिहार में कोई बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, कानून व्यवस्था के सवाल पर थोड़ी लचर से हो गई थी स्थिति और इंडिविजुअल घटनाएं बहुत होने लगी थी। आपको याद होगा चुनाव के दौरान कैसे अस्पताल में घुस करके चुनाव के ठीक पहले एक क्रिमिनल को मारा गया था दूसरे क्रिमिनल्स के द्वारा। चुनाव के दौरान भी हिंसा हुई। तो एक उद्योगपति को मारा गया था जो कि पटना के गांधी मैदान के आसपास उनका घर था। तो आप सोचिए कि जो उनकी यूएसपी थी, जो पहचान थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी या कमज़ोर होने लगी थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने हाथ में ले लिया है, तो अपने तरीके से वो रीऑर्गेनाइज तो करेगी, इसमें दो मत नहीं है।
सबसे बड़ी जो परीक्षा होगी भारतीय जनता पार्टी की, कि चाहे जैसी भी सरकार चलाई हो नीतीश कुमार ने प्रगति के लिए शांति जरूरी है, उस बात को सुनिश्चित किया था लार्जर प्लेन पे। 20 आपको उनको किसी एक घटना, गांधी मैदान की घटना या इस तरह से नहीं देखना होगा, 20 साल के पूरे कार्यकाल के रूप में देखना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रगति के लिए जो शांति की जरूरत है उसको सुनिश्चित उन्होंने किया था। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। तो इस तरह की बातें अगर वो सुनिश्चित करने में सफल रहे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में इस तरह की सिचुएशन को मैनेज कर पाएगी? उसने बगल के उत्तर प्रदेश में किया है, समय समय पर छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उतनी भी होंगी क्या बिहार में? ये देखना होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक मॉडल है गवर्नेंस का, और वो मॉडल बिहार में अलग नहीं होगा। बिहार में जो अकलियत समुदाय है उसकी भी अपनी अच्छी खासी संख्या है। वो भारतीय जनता पार्टी पर ट्रस्ट नहीं करता है, उसका विश्वास कैसे जीतते हैं वो, और कैसे वो, और बिहार में योगी मॉडल चलता है या प्रधानमंत्री का एक अपना अलग मॉडल है, वो चलाया जाता है। सबका साथ सबका विश्वास कहते तो योगी जी भी हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अलग भारतीय जनता पार्टी का हिसाब किताब आपको गवर्नेंस में यूपी में दिखाई पड़ता है। लेकिन कभी प्रधानमंत्री के मुंह से आप कुछ बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें नहीं सुनती हैं, चुनाव के दौर को छोड़ दे तो कौन सा मॉडल अख्तियार किया जाता है, गृह विभाग की डीलिंग जो है, ये सब आपको बताएगी। बस इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, सबसे बड़ा मॉडल जो है बिहार में अब सम्राट चौधरी के पास है, यानी बीजेपी के पास है। गृह मंत्रालय विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के पास है, और अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या इस मंत्रालय को नीतीश कुमार की तरह वो संभाल पाएंगे या एक नया नजरिया देंगे, बिहार को नए तरीके से संभालेंगे। ये जो सारे सवाल हैं वो अब आने वाले समय में पता लगेंगे, जब सम्राट चौधरी संभालेंगे, और बिहार में और क्या बदलाव हो सकते हैं ये देखना होगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।